हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भाग में बात कही थी कि हम बात करेंगे फर्स्ट स्टार्टअप के नेचर के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में, विशेषताएं के बारे में। दरअसल होता यह है कि सेकंड स्टार्टअप की जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक, वो फर्स्ट स्टार्टअप में ही छिपी हुई होती हैं, या फर्स्ट स्टार्टअप से ही निकल करके वो आती हैं। या तो फर्स्ट स्टार्टअप में देखना यह है कि फर्स्ट स्टार्टअप में सेकंड स्टार्टअप की भूमिका फर्स्ट स्टार्टअप में ही बनती है। अर्थात सेकंड स्टार्टअप के लिए पॉसिबिलिटीज फर्स्ट स्टार्टअप में कहाँ पर है, किस पार्ट में है, किस पार्ट में है। अर्थात अब यहाँ पर अर्थात सेकंड स्टार्टअप की उत्पत्ति मुख्यतः या तो प्रॉब्लम से होती है या फिर चाहत से होती है। चाहत से होती है, एक कहावत कही जाती है कि चाह मिटी चिंता आ गई मनवा बेपरवाह, अब जिनको कछु न चाहिए वो सहन के सहनसा। कहने का अर्थ यदि चाहत ही मिट गई, यदि चाह मिटी चिंता गई, या तो चाह चली गई, जब चाह चली गई तो चिंता मिट गई, तो फिर काहे की शुरुआत अर्थात सेकंड स्टार्टअप का मतलब है शुरुआत। तो ये जो शुरुआत है अर्थात ये फर्स्ट स्टार्टअप में ही छिपी हुई होती है। अब या तो ये उद्यमी में छिपी हुई हो, ठीक है, या तो ये उद्यमी में छिपी हुई हो, या फिर मैनेजमेंट में छिपी हुई हो, या फिर वर्कर में छिपी हुई हो, या फिर यूनिट में छिपी हुई हो, या बॉडी में हो, या प्रोडक्ट या सर्विस में हो, या फिर संचालन में हो, या फिर परिचालन में हो, कहीं पर भी हो सकती है। अब या तो ये संभावना में दिखे, या फिर प्रॉब्लम में दिखे, या परेशानी में दिखे। अर्थात या तो ये पॉसिबिलिटीज में दिखे, या फिर सॉल्यूशन में दिखे, या फिर प्रॉब्लम से जनरेट हो, या फिर योग्यता, क्षमता, दक्षता से जनरेट हो। अर्थात या तो किसी का बेहतर उपयोग करने के लिए हो, या फिर खुद की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए हो। कोई न कोई तो चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए। या फिर मजबूरी में हो, या फिर दूसरे से प्रेरित हो, या दूसरे से उत्साहित हो, या दूसरे को देख करके हो। कहने का अर्थ यह बनता है, या फिर लागत से हो, लागत अर्थात कास्ट से हो, या फिर प्रॉफिट से हो, या बेनिफिट से हो, या फिर इनकम से हो, सेल्स से हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से हो, या फिर टैक्सेशन से हो। कहीं से तो हो गया है, ये इतने सारे सेक्टर हैं, इनमें से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा होता है, या कहीं से ये सेकंड स्टार्टअप जन्म लेता है। जन्म इन सब तमाम सारे फैक्टर्स में होता है, वहाँ से सेकंड स्टार्टअप का जन्म होता है। अब मान लिया व्यक्ति है, यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं, जो है उसी में संतुष्ट है, जब तक वो संतुष्ट होता रहेगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा, कुछ वो करना ही नहीं चाहेगा। अर्थात उसके जीवन में सेकंड स्टार्टअप आएगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि उसी आधार पर जब सारे के सारे फैक्ट, फर्स्ट स्टार्टअप के सारे फैक्ट जब सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी कुछ करने की। लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ चाहत है, कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने की है, इच्छा है, किसी भी सेक्टर में हो, तो वहां से जन्म होता है सेकंड स्टार्टअप का। वहां से अर्थात जो कुछ भी है, आप हैं या आपके पास में जो कुछ भी है, ठीक है, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी है, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है, या कोई ग्रुप, संस्था, समूह है, ठीक है, ये सब अपने आप में एक फर्स्ट स्टार्टअप है। अर्थात नेचुरल फर्स्ट स्टार्टअप, या ये कह लीजिएगा आर्टिफिशियल फर्स्ट स्टार्टअप। नेचुरल फर्स्ट स्टार्टअप के रूप में आप हैं, ठीक है, तथा जो कुछ भी आपके पास में है वो सब नेचुरल फर्स्ट स्टार्टअप है। लेकिन मान लिया जो बना हुआ है, जो आप बनाते हैं, ग्रुप, संस्था, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, ये सब
आर्टिफिशियल फर्स्ट स्टार्टअप, ठीक है। अब आर्टिफिशियल फर्स्ट स्टार्टअप फिर जो नया स्टार्ट करते हैं, फिर वो नया स्टार्ट करते हैं, अर्थात अगर मान लिया सिर्फ स्टार्टअप का अर्थ आप ये लगाते हैं कि नहीं कोई फर्म दुकान कंपनी ही है वही स्टार्टअप है, स्टार्टअप है, तो हम ये कहना चाहेंगे हम उसके थोड़ा और व्यापक रूप में लेते हैं। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ स्टार्ट हुई है, जो भी चीज़ स्टार्ट हुई है, तो अर्थात प्रकृति ने जो कुछ भी स्टार्ट किया है, प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी स्टार्ट हो रहा है वो हो नेचुरल फर्स्ट स्टार्टअप, ठीक है। लेकिन जो वो कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो हो सकता है आपके लिए फर्स्ट स्टार्टअप हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सेकंड स्टार्टअप हो। कहने का अर्थ ये कि सेकंड स्टार्टअप और फर्स्ट स्टार्टअप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, या बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद में जो कुछ भी किया जाता है, ठीक है, वो सेकंड स्टार्टअप। तो सेकंड स्टार्टअप की संभावनाएं फर्स्ट स्टार्टअप में ही होती हैं, फर्स्ट स्टार्टअप में छिपी हुई होती हैं। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि जो फर्स्ट स्टार्टअप की जो प्रवृत्ति हैं, विशेषताएं हैं, कार्य करने का ढंग है, क्रियाकलाप हैं, तो ये सब चीज़ें उसकी विशेषताएं, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, कोई ना कोई आवश्यकता खड़ी होती है, कोई ना कोई डिमांड खड़ी होती है, तो वहाँ से फिर कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। अर्थात ये कह लीजिएगा, जब कोई स्टार्टअप चाहे वह किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो, किसी फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो, जब वो चीज़ रिपीट कर रहा है बराबर, उसका डेली का रूटीन वो बन चुका है, डेली रूटीन बन चुका है, अर्थात ये उसकी प्रवृत्ति बनती है, ये उसकी आदत बन जाती है, ये उसकी पहचान बन जाती है। अर्थात जब कोई स्टार्टअप जिसे दैनिक रूप में रिपीट करता है, साप्ताहिक रूप में रिपीट करता है, तो इससे उसकी आइडेंटिटी बनती है, इससे उसका कैरेक्टर बनता है और इससे उसकी विशेषता बनती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कैरेक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है, या कॉमर्शियल कैरेक्टर हो सकता है, या कॉमर्शियल विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है, या कॉमर्शियल प्रवृत्तियां हो सकती हैं, या पॉलिटिकल हो सकती हैं। जो भी जिस क्षेत्र से, जिस फील्ड से रिलेटेड वो यूनिट है या स्टार्टअप है, ठीक है, उसकी उस प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं। तथा ये भी हो सकता है कि कुछ मिश्रित विशेषताएं भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यदि स्टार्टअप कोई कॉमर्शियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही साथ कुछ अन्य डेवलपमेंट भी करता है, तो उसकी सोशल विशेषताएं भी हो सकती हैं, सामाजिक विशेषताएं भी हो सकती हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार एक स्टार्टअप का पूरा होल कैरेक्टर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किस रूप में बनता है, कितना बना हुआ है, कितना बनाया गया है, कितना बनाना शेष है, क्या इस होल कैरेक्टर या होल विशेषताएं, संपूर्ण विशेषताओं को बनाने में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, क्या आ रही हैं। अर्थात ये भी मान लीजिएगा कि आखिरकार जो स्टार्टअप है उसका कहीं ना कहीं हार्ट होता है, ठीक है। स्टार्टअप में हार्ट भी होता है, माइंड भी होता है, माइंड भी होता है, लाइफ लाइन भी होता है, लेकिन नहीं समझ में आता है, या नहीं पकड़ में आता है। अर्थात जैसा जब माइंड होता है तो माइंडसेट भी होता है, जब माइंडसेट होगा तो सोच भी होगी, उसका नॉलेज भी होगा, उसमें भरा क्या है वो भी होगा, ये सब चीज़ें तो होंगी ना। और इसी के आधार पर किसी स्टार्टअप की एक्टिविटी या डेली रूटीन, अर्थात एक आदमी के सक्सेस के लिए जो बातें कही जा रही हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक वो एक स्टार्टअप के सक्सेस के लिए भी वो बातें कही जाती हैं। अर्थात एक तरीका होता है सक्सेस का डेली रूटीन करना, डेली रूटीन से सक्सेस। यदि डेली रूटीन से सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है, जब एक स्टार्टअप बना है तो उसकी एक डेली रूटीन होगा, ठीक है। यदि डेली रूटीन से सक्सेस नहीं मिल रही है तो फिर सेकंड स्टार्टअप की आवश्यकता है, अर्थात कुछ न कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ बदलने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ इनोवेशन करने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ रिसर्च या डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं इस सेकंड स्टार्टअप में आ जाती हैं। अगर ये बहुत बड़ी हैं तो लगता है ये फर्स्ट स्टार्टअप है, अन्यथा यदि ये छोटी छोटी हेल्पिंग गतिविधियाँ हैं, अर्थात स्मॉल स्केल पर या माइक्रो स्केल पर कुछ परिवर्तन लाना,
कुछ सोचना, ठीक है, कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव लाना लाना अब चाहे वो एक्सटर्नल बदलाव हो या इंटरनल बदलाव हो, या प्रोडक्ट में हो या सर्विस में हो, या मतलब किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक है तो ये भी सेकंड स्टार्टअप। जब आप एक रूटीन से हट करके या ट्रैक से हट करके या ट्रेड से हट करके जब आप कुछ करने के बारे में सोचते हैं या कुछ करते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, तो ये सब अपने आप में सेकंड स्टार्टअप में आ जाता है। अर्थात जो आपने फर्स्ट स्टार्टअप के लिए कुछ आपने बेहतर करने का प्रयास किया ताकि ये बेहतर हो सके। अब होता है या नहीं होता है ये तो एक अलग की बात है, क्योंकि प्रत्येक साधन या तौर तरीके की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार से किसी एक स्टार्टअप का माइंडसेट कैसा है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर में उसकी प्लानिंग कैसी है, उसकी परमानेंटली थिंकिंग कैसी है, अर्थात अब इसमें जो प्रभाव आता है, छोटे यूनिट्स में, छोटे स्टार्टअप में जो मालिक है, जो स्टार्टअप का मालिक है, ठीक है, उसके माइंडसेट का प्रभाव या उसका माइंडसेट किसी हद तक मतलब मेन माइंड होता है, अर्थात जो उस स्टार्टअप का मालिक है, ठीक है, उसका जो माइंड है वो स्टार्टअप का मेन माइंड, ठीक है। यदि उसमें एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का माइंड उसका उस स्टार्टअप का हेल्पिंग माइंड, अर्थात दो माइंड, ठीक है, दो माइंड में ये डिवाइड हो जाता है, मेन माइंड, हेल्पिंग माइंड। अर्थात मेन माइंड आइडिया सोचता है, हेल्पिंग माइंड उसको यथार्थ में डेवलप करता है या यथार्थ में क्रियान्वित करता है, ठीक। अब मान लिया जो बड़े स्टार्टअप हैं उसमें ये माइंड और श्रेणियों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लिया एक माइंड होता है जिसको हम बड़े स्टार्टअप में प्रवर्तक कह लीजिएगा, जिसके दिमाग में उस स्टार्टअप का आइडिया आया, ठीक है। उसके बाद में फिर संचालक आते हैं, जो प्रवर्तक तो अपना काम करके निकल गया जा करके, ठीक है, या मान लिया है तो हुआ है तो एक तो प्रवर्तक का माइंड, ठीक है, वो मेन माइंड आ जाता है। उसके बाद में फिर जो संचालक आते हैं जिनके हाथ में फिर वो यूनिट या वो स्टार्टअप का मुख्य कंट्रोल रहता है, ठीक है, उनका माइंडसेट आ गया, हेल्पिंग माइंडसेट आ गया। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि जो वर्कर हैं अर्थात कंट्रोलर कह लीजिएगा, या फिर यदि एक्सपर्ट का यूज़ हो रहा है तो एक्सपर्ट माइंडसेट, ये सब कंप्लीमेंट, और ये कंप्लीमेंट माइंड कई चरणों में, एक साधारण से वर्कर से लेकर के टॉप एक्सपर्ट तक, इसमें वो मैनेजमेंट शामिल नहीं है, वो संचालक शामिल नहीं है जिनके हाथों में मुख्य कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद में जो वर्कर है, ठीक है, चाहे वो प्रबंधक हो, मैनेजर हो, या एक्सपर्ट हो, या सुपरवाइजर हो, या और उसके नीचे वाली चीज़ें आ जाती हैं कि वो सब माइंडसेट। तो इस प्रकार से ये है माइंडसेट, इनकी सोच, इनका नॉलेज, इनके पास में इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, या इनकी आदतें या इनकी प्रवृत्तियाँ, ये सब प्रभावित करती हैं एक स्टार्टअप को, एक स्टार्टअप की एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, एक स्टार्टअप की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, एक स्टार्टअप की इफेक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिनके आधार पर एक स्टार्टअप मार्केट में या सोसाइटी में या इंडस्ट्री में मूवमेंट करता है, या सक्रिय होता है, या वह कार्य करता है, जिसके आधार पर उसके प्रोडक्ट या सर्विस को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसके आधार पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, जिसे हम इनडायरेक्ट रूप में सेल्स कह सकते हैं, इस प्रकार से देखा ये जाए, एक तरफ तो ये माइंडसेट, वहीं जो एम्प्लॉई हैं, उनकी आदतें, उनकी रुचियाँ, उनकी आवश्यकताएं,
उनकी डिमांड, इन सब का प्रभाव भी एक स्टार्टअप पर पड़ता है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि हम बात करना चाहेंगे अब अगले भाग में एक स्टार्टअप पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। एक स्टार्टअप पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।